नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी 2-3 क्लासें पहले हो चुकी है, जिसमें हमने डायरेक्शन सेंस के कुछ सवालों को किया था। उसके बाद हमने ब्लड रिलेशन के सवालों को भी कर लिया है। उसी सीरीज में आगे हम रैंकिंग के सवाल करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों को जब किसी भी व्यवस्था के अंदर बिठाया जाता है तो उनका स्थान कौन सा रहता है। रैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से स्थान, क्या स्थान उन लोगों ने पाया है किसी भी कक्षा में, किसी भी श्रेणी में, किसी भी लाइन में, किसी भी क्रम में, उनका जो स्थान है वह रैंकिंग के अंदर आता है। तो आज की क्लास में हम रैंकिंग के कुछ सवालों का सॉल्व करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आएगी। ठीक है, पहले वाली क्लासों में आप सभी का बहुत सहयोग रहा, उसके लिए आपका सबका आभार। और इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, जिसका पहला सवाल है आपके सामने। देखिए क्या कहता है, रैंकिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम इसकी दो जो पॉसिबिलिटी है वो मान के चलेंगे कि एक अगर व्यवस्था में हम जब किसी को बिठाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वह व्यवस्थित क्रम में ही बैठे। बहुत सी बार उनके स्थान ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हम स्टार्टिंग से जो करेंगे वो क्या देखते हैं, हम उनको दो पोजीशन पे लेके चलेंगे, तो ताकि अपने को क्या हो, दोबारा उस सवाल को न करना पड़े और अपना टाइम है जो एग्जाम के ओरिएंटेड देखा जाए तो वो बच जाए। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। क्या कहता है सवाल, देखिए, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस तथा टी में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। 5 व्यक्ति दिए गए हैं पी क्यू आर एस टी, जिनकी सबकी लंबाई क्या है, अलग अलग है। क्यू से केवल एक व्यक्ति लंबा है, क्यू से केवल एक व्यक्ति लंबा है। ध्यान दीजिए, जब केवल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा यानी कि उसके सिर्फ एक व्यक्ति उससे पहले आएगा, बाकी सभी उसके बाद आने वाले हैं, उस क्रम में उससे नीचे आने वाले हैं। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। पी एस से लंबा है परंतु आर से छोटा है। पी का अगर जिक्र किया जाए तो वो क्या है, एस से तो लंबा है लेकिन आर से छोटा है। देख लेते हैं व्यवस्थित यह कैसे होते हैं, इनको क्रम में अगर बिठाया जाए तो हम कैसे बिठाएंगे। सबसे पहले लाइन हमारी क्या कहती है, क्यू से केवल एक व्यक्ति लंबा है। क्यू से केवल एक व्यक्ति लंबा है। कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं जी, 5 व्यक्तियों की सीटिंग हम यहां दर्शा देते हैं। 2 हो गए, 3, 4 और 5। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम क्या करेंगे, एक श्रेणी और लेके चलेंगे, एक क्रम और लेके चलेंगे, ताकि अपने को क्वेश्चन जो है वो दोबारा से न करना पड़े। ठीक है, क्यों कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पे, क्यों, केवल उससे एक ही व्यक्ति लंबा है। दूसरी लाइन क्या कहती है, पी एस से लंबा है। पी जो है वो एस से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। पी जी एस से लंबा है। अगर मैंने एस को यहां बिठाया तो P तो S से लंबा है, P कहाँ आएगा, यहां आएगा, लेकिन R से क्या है, छोटा है, तो R कहाँ आएगा। अब R के लिए एकमात्र स्थान बचता है, कहाँ, R आपका सबसे ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, दूसरी अगर हम पोजीशन पे बिठा के देखें तो क्या कह सकते हैं कि P S से लंबा है परंतु R से छोटा है। अगर हम दूसरी व्यवस्था देखें तो क्या बनेगी, P G S से तो लंबा है और R से क्या है, छोटा है। इसी क्रम में देखते हैं अगली लाइन क्या कहती है, आर क्यू से लंबा नहीं है। आर जो है वो क्यू से लंबा नहीं है, यानी कि आर क्या क्यू से छोटा है। एक व्यक्ति और बच गया, वो कौन सा है हमारा, टी, यानी कि टी यहां आ जाएगा। ये तो हमारी गलत हो गई, आर तो क्या उससे बड़ा नहीं है। तो सही सीटिंग आपकी क्या निकल के आई, ये जो सीटिंग है ये आपकी बिल्कुल सही निकल के आई। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। तीसरा सबसे लंबा कौन है, देख लीजिए, टी पहला, दूसरा क्यू और तीसरा आर। आंसर क्या निकल के आएगा, आर। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आर हो जाएगा। आर जो है वो तीसरा सबसे लंबा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 5 मित्रों पी क्यू आर एस और टी में प्रत्येक को एक परीक्षा में कुल 100 अंकों में से भिन्न भिन्न अंक मिले। कुल अंक कितने हैं जी, 100, और मित्र कितने हैं, 5। पांचों मित्रों के नाम दिए गए हैं, पी क्यू आर एस और टी। प्रत्येक को अलग अलग अंक मिले हैं। अगली लाइन देखते हैं क्या कहती है, एस को केवल टी से अधिक अंक
मिले, एस को केवल टी से अधिक अंक मिले। केवल का दोबारा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन केवल इस बार किस लिए, एस के लिए। एस को केवल सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं किससे अधिक मिले हैं, टी से, बाकी सभी से जी कम मिले हैं। एस को जी केवल टी से अधिक अंक मिले, यानी कि बाकियों के अंक क्या है, एस से ज्यादा है। दूसरी सीटिंग देखूं तो हम क्या कहेंगे, एस को केवल टी से अधिक अंक मिले। ठीक है, आगे लाइन पढ़ते हैं। आर को पी से कम अंक मिले, आर को पी से कम अंक मिले, आर को पी से कम अंक मिले, तो पी आपका ऊपर, आर आपका नीचे। आर को पी से कम अंक मिले, केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक अंक मिले, केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक अंक मिले। केवल फिर से आया है, केवल एक व्यक्ति है, उसको क्या है, क्यू से अधिक अंक मिले हैं, तो हमारी ये व्यवस्था तो फिर से गड़बड़ा गई। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी यहां और निकल के आती है, हम क्या करते हैं, इसके बराबर ही ड्रा कर लेते हैं। तीसरी सीटिंग देखते हैं हमारी क्या बन सकती है। सबसे पहले गया था एस को टी से अधिक अंक मिले हैं, दूसरा क्या था, पी को आर से अधिक अंक मिले थे, तो पी को आर से अधिक अंक मिले थे। ये भी एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है, जिसमें क्या नजर आ रहा है कि पी को आर से अधिक अंक मिले हैं। अब देखिए क्या कहा है लास्ट लाइन, केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक अंक मिले, तो क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये अपनी क्या होगी, व्यवस्था सही बनेगी। इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, सही मानेंगे, और ये दोनों व्यवस्थाएं क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आंसर देखिए आगे क्या निकलता है। क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक दूसरा अंक पाने वाले को 87 अंक, सर्वाधिक दूसरे अंक पाने वाले को 87 अंक मिले हैं। परीक्षा में तीसरे सबसे कम अंक किसे मिले, परीक्षा में तीसरे सबसे कम अंक जी आर को मिले। किसे मिले जी, आर को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जी इसके लिए आपकी स्टेटमेंट क्या है, सेम रहेगी, पीछे वाली स्टेटमेंट आपकी यही रहेगी। इसके अनुसार हमें बताना है कि अगले प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, केवल एक व्यक्ति को पी से अधिक अंक मिले, केवल एक व्यक्ति को पी से अधिक अंक मिले। देखते हैं जी, क्या एक व्यक्ति को पी से अधिक अंक मिले हैं, नहीं जी। पहली लाइन बिल्कुल आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरी लाइन देखते हैं क्या है, किसी को टी से कम अंक नहीं मिले, किसी को भी टी से कम अंक नहीं मिले, किसी को भी टी से कम अंक नहीं मिले, बिल्कुल सही बात। टी से कम किसी को नहीं मिले, टी को सबसे कम अंक मिले हैं। दूसरी बात आपकी जी बिल्कुल सही निकल के आ रही है, दूसरी बात सही है। आगे और देखते हैं क्या कोई और भी ऑप्शन सही है। आर को क्यू एवं एस दोनों से अधिक अंक मिले, आर को क्यू एवं एस दोनों से अधिक अंक मिले। क्या आर को क्यू और एस दोनों से अधिक मिले हैं, नहीं, गलत हो जाएगी ये स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई, पहली भी गलत और तीसरी भी गलत। चौथी देखते हैं, सबसे ज्यादा संभावना है कि परीक्षा में 5 मित्रों में से एस को 95 अंक मिले। क्या यह संभावना है कि एस को 95 मिले, जी एस तो चौथे नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर वाले को ही 87 मिले, तो एस को 95 मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट क्या है कि कोई सत्य नहीं, नहीं जी, एक सत्य है दूसरा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, दूसरा। दूसरा आंसर क्या होगा, किसी को टी से कम अंक नहीं मिले। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। स्टेटमेंट आपकी वही रहेगी। क्वेश्चन अगला देखिए, यदि एस को क्यू से अधिक अंकों, यदि एस को क्यू से मिले अंकों से 23 अंक कम मिले हों, तो आर को संभवतः निम्नलिखित में से अंक कितने मिले। आर को संभवतः निम्नलिखित में से कितने अंक मिले। स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है कि एक को कितने मिले हैं जी, 23 अंक कम मिले हैं। यदि एस को क्यू से मिले हुए अंकों से 23 अंक कम मिले। देखते हैं क्यू को कितने मिले थे, क्यू को जी 87 मिले थे। ये 87 में से 23 अंक कम मिलते हैं, किसको जी, एस को। 23 अंक हम कम कर देंगे तो यह आपके कितने आ जाएंगे,
64, यानी कि s को अगर 64 अंक मिलते हैं, s को कितने मिलते हैं जी? 64 अंक मिलते हैं। s को अगर 64 अंक मिलते हैं तो r को संभावना क्या है, कितने अंक मिलने चाहिए जी? 64 से तो फालतू होने चाहिए, 64 तो गलत हो जाएगा। अच्छा 87 खुद है तो 87 से कम होने चाहिए, 87 से क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि देखो सीटिंग हमारी क्या कह रही थी, आर क्या है, क्यू और एस दोनों के मध्य में आता है, तो 87 और 64 के बीच के जो अंक होंगे वो किसके होंगे? आर के अंक होंगे। 87 और 64 के बीच के अंक, 87 और 64 के बीच के अंक, केवल मात्र एक ऑप्शन बचता है आपका 78। 78 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितने अंक मिलेंगे जी? 78। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 बसों आर एस टी यू वी तथा डब्ल्यू में प्रत्येक में अलग अलग संख्या में यात्री हैं। 6 बसें दी गई है जिनमें अलग अलग संख्या में यात्री बैठे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं आगे स्टेटमेंट। बस टी में आर तथा एस से अधिक परंतु वी से कम। देखिए जी, सबसे पहले सीटिंग बनाएंगे कितने यात्रियों की? 6 बसों की। यात्री की संख्या हमें मालूम नहीं, 6 बसें हम अलग अलग सीटिंग में बना लेंगे। क्या कहता है? बस टी में आर तथा एस से अधिक परंतु वी से कम। बस टी में आर और एस से अधिक परंतु वी से कम। बस यू में केवल बस W से कम संख्या में यात्री है। बस U में केवल W से कम संख्या में। अब केवल वर्ड यूज हो गया। सबसे पहले हम सीटिंग किसके लिए बिठाएंगे? U के लिए बिठाते हैं, क्योंकि यहां से हमें क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। व्यवस्था दी गई है लेकिन सबसे पोजीशन नहीं दर्शाई गई कि सबसे ऊपर कौन है सबसे नीचे कौन है। देखते हैं, यह लाइन हमें क्लियर करती है। बस U में केवल बस W से कम संख्या में यात्री है। U में केवल W से कम, यानी कि U में कितने हैं? दूसरे नंबर के सर्वाधिक यात्री हैं। क्यों? दोबारा सुनिए, U में केवल क्या है? W से कम है, बाकी सभी से क्या है? U में अधिक है। बाकी सभी से अधिक है तो U कौन से स्थान पे आएगा? दूसरे स्थान पे आएगा। U दूसरे पे आएगा तो इससे अधिक किसमें है जी? W में। इससे अधिक किसमें है जी? W में। इससे अधिक W में हो जाएंगे। ठीक है जी, इतना ठीक है। अच्छा, बस S में सबसे कम संख्या में यात्री नहीं है। S में सबसे कम संख्या में यात्री नहीं है, यानी कि S जो है वो इस पोजीशन पे नहीं आएगा। S सबसे कम वाली पोजीशन पे नहीं आएगा। स्टार्टिंग वाली लाइन दोबारा पढ़िए, देखते हैं क्या कह रही थी। बस T में R तथा S से अधिक परंतु V से कम। T में R और S से तो अधिक लेकिन V से कम। 4 जनों का यहाँ जिक्र हो रहा है, 4 बसों का यहाँ जिक्र हो रहा है। चारों को अगर हम साथ लेके चलें तो जी V से तो कम। किस में? T में। R और S से अधिक। R और S से अधिक, S नीचे आएगा नहीं तो नीचे नीचे कौन आएगा? R। तो अपनी व्यवस्था जो है वो क्या बन जाएगी? कुछ इस प्रकार बन जाएगी। सबसे पहले W, फिर U, फिर V, फिर T, S और R। आगे देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। इस तरफ का मैं आपका थोड़ा इरेज कर देता हूं, सेम ही अपनी सीटिंग बन के आई है, ये अपनी व्यवस्था बन जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहा गया है। सबसे जिस बस में दूसरी सबसे कम संख्या में यात्री बैठे हैं उसमें कितने हैं जी? 20 यात्री हैं। जिसमें सबसे कम दूसरे यात्री बैठे हैं वो कितने हैं? 20 है। तथा जिस बस में दूसरी सबसे अधिक संख्या में यात्री बैठे हैं उसमें 64 यात्री हैं। कितने जी? 64 यात्री हैं। बस टी में U से 21 यात्री कम है। टी में U से 21 यात्री कम है जी। 21 घटा दीजिए, 21 जी घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा है? बस टी में U से 21 यात्री कम हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस बस में तीसरी सबसे कम संख्या में यात्री है? बिल्कुल साधारण सा सवाल था। टी में। किस में जी? टी में। सबसे कम तीसरी संख्या कौन सी है? टी में। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के आधार पे कौन सा दिया गया है।
अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि बस आर में यात्रियों की संख्या 7 से अधिक है, यदि आर में यात्रियों की संख्या 7 से अधिक है तथा यह एक विषम संख्या है जो 3 से विभाज्य है परंतु 5 से नहीं, तो बस आर में यात्रियों की संख्या कुल कितनी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। हमारी सीटिंग हमें पता है क्या बनी है कि सबसे पहले जी W, फिर U, फिर V, T, S और R। अब जी एक बात कही है इस प्रश्न में, R में तो जी 7 से तो है अधिक, 7 से क्या है अधिक, 7 से अधिक है। S का अपने को पता है, S में कितने हैं 20 है, यानी कि 7 से ऊपर और 20 के नीचे की जो भी संख्या होगी वो किसकी संख्या मानी जाएगी, आपकी R की संख्या मानी जाएगी। अब हम देखते हैं क्या कहा गया है 7 से अधिक। अच्छा, उसके बाद एक बात कही गई थी क्वेश्चन में, दोबारा बताता हूं आपको कि 3 से तो जी विभाज्य है परंतु 5 से नहीं। वो संख्या है जो 3 से तो विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, 7 से ऊपर है और 20 से नीचे है। 7 और 20 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित हो रही है लेकिन 5 से नहीं हो रही। ऑप्शन देखते हैं, क्या 21 होगी जी, नहीं जी 21 तो 20 से ऊपर आती है, 21 नहीं होगी। क्या 27 होगी, बिल्कुल नहीं होगी, 27 भी 20 से ऊपर आती है। एक ऑप्शन आपका 19, क्या 19 होगी, नहीं 19 भी नहीं होगी क्योंकि 3 और 5 दोनों से विभाज्य नहीं है। 15 जी 3 से विभाजित होती है, बिल्कुल जी 15 3 से विभाजित होती है और 15 5 से भी विभाजित होती है। हमें साफ साफ कहा गया है कि वो संख्या जो 3 से विभाज्य हो और 5 से नहीं, तो यानी कि 15 भी नहीं होगा। केवल एकमात्र ऑप्शन बचता है कौन सा, 9 अगर हम देखे जाएं तो 3 से तो विभाज्य होती है और 5 से विभाज्य नहीं होती। तो आर में कितने व्यक्ति बैठे हैं जी, आर बस में जी 9 व्यक्ति बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 9 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बस में यात्रियों की संभावित संख्या कितनी होगी, बस में यात्रियों की संभावित संख्या कितनी होगी। देखते हैं कौन सी बस का जिक्र किया गया है, दोबारा से देखते हैं। यहां बस टी में बस यू से 21 यात्री कम है, यह बस टी के लिए पूछा गया है। थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट हुआ है, बस टी के लिए पूछा गया है, बस टी में यात्रियों की संभावित संख्या कितनी होगी। दोबारा से देखते हैं हमारी सीटिंग क्या बनी थी। बस टी में हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, बस टी में यात्रियों की संभावित संख्या कितनी है 43। क्या ऑप्शन में 43 है, अगर 43 है तो यह टी के लिए ही पूछा गया है, बिल्कुल जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 43, क्यों, क्योंकि लास्ट लाइन दी गई है कि बस टी में यू से क्या है 21 व्यक्ति या 21 यात्री कम बैठते हैं, तो टी में कितने यात्री हो जाएंगे 43 पैसेंजर आपके बस टी में बैठेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 6 अनुवादकों, अनुवादक क्या होते हैं जी, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटरों की बात कह रहे हैं। 6 अनुवादकों LMNOP तथा क्यू में से प्रत्येक एक वर्ष में अलग अलग संख्या में पुस्तकों का अनुवाद करते हैं, अलग अलग वर्षों में पुस्तकों का अनुवाद करते हैं। ओ ने केवल 2 व्यक्तियों से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया, ओ ने केवल 2 व्यक्तियों से अधिक, 6 कुल है जी, और ओ ने 2 से तो अधिक का किया है, तो 3 से कम का भी अनुवाद किया है। ठीक है जी, पहली लाइन हमें क्या कह रही है, ओ ने केवल 2 व्यक्तियों से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया तथा उनमें से एक M है, उनमें से एक M है। दूसरी व्यवस्था साथ की साथ बना लेते हैं, इसमें हम को सबसे नीचे रख लेंगे। ठीक है, उनमें से एक M है, N ने P से अधिक परंतु L से कम पुस्तकों का अनुवाद किया। N ने P से तो अधिक लेकिन L से कम पुस्तकों का अनुवाद किया। N ने जी P से तो अधिक, N ने जी P से तो अधिक परंतु L से कम पुस्तकों का अनुवाद किया। ये एक क्रम आपने अपने पास निकल के आएगा। अगली लाइन पढ़ लेते हैं ताकि अपने को दोबारा इसको प्लेस न करना पड़े। L ने सबसे अधिक पुस्तकों का अनुवाद नहीं किया, L ने सबसे अधिक पुस्तकों का अनुवाद नहीं किया, यानी कि L सबसे ऊपर नहीं आएगा।
एल सबसे ऊपर नहीं आएगा तो एल कहाँ आएगा जी, एल यहाँ आएगा और इसके नीचे एन आएगा और इसके नीचे जी पी आएगा। इसमें और देखते हैं, एल यहाँ आएगा, एन आपका यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा। ठीक है, पी ने एम से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया, पी ने एम से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया। ये क्रम हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये व्यवस्था हमारी गलत हो गई क्योंकि पी ने क्या किया है, एम से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया है। तो पी ने एम से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया, यहाँ तक हमारा सही है। जिस व्यक्ति ने दूसरी सबसे अधिक संख्या में पुस्तकों का अनुवाद किया उसने जी 32 पुस्तकों का अनुवाद किया। दूसरी अधिक संख्या यानी कि जिक्र एल का हो रहा है। जिक्र किसका हो रहा है, एल का। दूसरी अधिक संख्या कौन सी है जी, 32 है। दूसरी अधिक संख्या कौन सी है, 32 है। 32 हो जाएगी, 32 क्या हो जाएगी आपकी दूसरी अनुवादित संख्या, कितनी जी, 32। ठीक है, एक व्यक्ति आपका रहता है, वह कौन सा है जो पुस्तकों का अनुवाद कर रहा है, उसको और प्लेस कर लेते हैं। सभी के सभी आपके आ गए हैं। एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति और कौन सा रहता है आपका, क्यों रहता है जी, कौन सा रहता है, क्यों रहता है। क्यों ने क्या किया, सबसे अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया है। दूसरे ने 32 का किया, पी ने 15 पुस्तकों का अनुवाद किया। पी ने जी कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया, 15 पुस्तकों का अनुवाद किया। पी ने कितनी का किया, 15 पुस्तकों का अनुवाद किया। क्वेश्चन क्या कहता है, एन ने संभवतः कितने पुस्तकों का अनुवाद किया होगा। अब देखिए 15 से तो अधिक आना चाहिए और 32 से कम आना चाहिए क्योंकि एन क्या है, इन दोनों के बीच में बैठे हैं। एन के लिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से निकल के आते हैं। 33 अपना गलत हो जाएगा, 36 अपना गलत हो जाएगा, 12 भी अपना गलत हो जाएगा, 14 भी क्या होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि 15 से कम है। 12 और 14 15 से कम है, जबकि 33 और 36 जो है वो 32 से अधिक है। इन दोनों के मध्य का एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है अपना 23। राइट आंसर क्या निकल के आएगा, एन ने 23 पुस्तकों का अनुवाद किया। इसका उत्तर आपका 23 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं, क्यों द्वारा अनुवाद किए गए पुस्तकों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। क्यों द्वारा पूछा गया है, QLMNOPM। हम व्यवस्था एक बार दोबारा बना लेते हैं, QLNOPM दोबारा देख लेते हैं क्या सही है। बिल्कुल जी। अब 15 और 32 दो ऑप्शन और है। इसने कितने का किया था, 15 का, और इसने 32 का। अब देखते हैं क्या पूछा गया है, इसके अनुसार कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, कोई भी अनुवादक क्यू से कम पुस्तकों का अनुवाद नहीं किया। किसी भी अनुवादक ने क्यू से कम पुस्तकों का अनुवाद नहीं किया। बिल्कुल गलत बात है क्योंकि सभी के सभी व्यक्तियों ने क्या किया, क्यू से कम पुस्तकों का अनुवाद किया। क्यू ने सर्वाधिक का किया है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या, क्यों ने एम से कम पुस्तकों का अनुवाद किया। क्यों ने एम से कम पुस्तकों का अनुवाद किया। क्यों ने तो जी सर्वाधिक का किया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों ने केवल 2 व्यक्तियों से कम पुस्तकों का अनुवाद किया, नहीं जी, क्यों ने तो सर्वाधिक किया है। क्यों ने संभवतः 45 पुस्तकों का अनुवाद किया। एक संभावना बताई गई है कि क्यों ने कितना किया है, 45 पुस्तकों का अनुवाद किया गया है। हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि एल ने जी 32 पुस्तकों का अनुवाद किया है, तो क्यों ने तो एल से अधिक का किया है। हो सकता है, संभावना है। अगला क्वेश्चन, एक ऑप्शन और देख लेते हैं, पी तथा क्यू द्वारा अनुवाद किए गए पुस्तकों की संख्या के बीच में अंतर 17 से कम है। पी और क्यू, नहीं जी, ये बात आपकी गलत कही गई है। 17 से कम कैसे है जी, देखो P और L के बीच का ये अंतर 17 है, तो P और Q के बीच का अंतर हम 17 से कम कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल गलत बात, ये भी आपका गलत। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा, Q ने संभवतः 45 पुस्तकों का अनुवाद किया। अगला प्रश्न देखते हैं, एम ने संभवतः कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया होगा। एम ने संभवतः कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया होगा। एम भाई साहब ने सबसे कम पुस्तकों का अनुवाद किया है जी। एम ने क्या किया, सबसे कम पुस्तकों का अनुवाद किया है। सबसे कम देख लेते हैं,
15 से कम होनी चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, क्या जी, 15 से कम पुस्तकें होनी चाहिए। 15 से कम वाला ऑप्शन देखो जी, ये सारे तो सारे गलत हो जाएंगे आपके, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचता है जहां आपका 15 से कम आ रहा है। तो सबसे कम एम ने अनुवाद किया कितने, 10 पुस्तकों का। एम ने कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया, 10 पुस्तकों का अनुवाद किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 व्यक्तियों IJKLM अलग अलग गति 5 से टाइप करते हैं। IL से अधिक तेजी से परंतु अपेक्षा, IL से अधिक तेजी से परंतु डैश की अपेक्षा कम गति से टाइप करता है। IL से तो अधिक तेजी से परंतु किसकी अपेक्षा, एक जी मिस प्रिंट है यहाँ। IL से अधिक तेजी से परंतु किसी की तो अपेक्षा कम गति से टाइप करता है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है कुछ ना कुछ। देखते हैं आंसर, अगर इसका पता चलता है तो अपने करते हैं, अदरवाइज अपने अगली क्लास में करेंगे इसको। देखते हैं क्या कहता है कि ML से कम गति से टाइप करता है। M जो है वो L से कम गति से टाइप करता है, परंतु वह सबसे कम गति से टाइप नहीं करता। ठीक है जी, इसके नीचे भी कोई आएगा। वह व्यक्ति जो दूसरा सबसे तेज गति से टाइप करता है उसकी गति 75 की है। IL से अधिक परंतु, देखिए जी पकड़ में आ गया, IL से तो अधिक तेजी से, IL से तो अधिक तेजी से, परंतु अब ये परंतु किसके लिए बचता है, अगली लाइन से क्लियर हो गया था। परंतु यह K की अपेक्षा कम गति से टाइप करता है। यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन K आएगा आपका। किसकी अपेक्षा कम गति से टाइप करता है, K की अपेक्षा। K की अपेक्षा यह है, अगर कम गति से टाइप करेगा तो K क्या होगा आपका, सर्वाधिक गति से टाइप करने वाला। K क्या हो जाएगा, सर्वाधिक गति से टाइप करने वाला। सबसे कम वाले में कौन आ जाएगा आपका, मात्र एक व्यक्ति बचता है सबसे कम वाले में, जो कि क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है, वह व्यक्ति जो दूसरा सबसे तेज गति से टाइप करता है उसकी गति 75 की है। जो दूसरा सबसे तेज गति से करता है उसकी 75 की है। वह व्यक्ति जो दूसरा सबसे कम गति से टाइप करता है उसकी गति 50 शब्दों की है। दूसरा सबसे कम वाले की 50 शब्दों की है। देखिए क्वेश्चन का पता चल जाता है जब हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं था, फिर भी हमें पता लग गया कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो रहता है वो कौन होगा, K होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से L की संभावित गति क्या हो सकती है। किसकी जी, L की जी गति क्या होगी, 75 और 50 के मध्य में, 75 और 50 के बीच में जो गति होगी वो L की होगी। 77 बिल्कुल नहीं, 60 हो सकता है, 60 हो जाए, 30 नहीं होगी, 45 नहीं होगी, 85 नहीं होगी। एकमात्र ऑप्शन बचता है क्या, 60 शब्द प्रति मिनट की गति से कौन टाइप करता है, आपका L टाइप करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 60 शब्द प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 व्यक्तियों P, Q, R, S तथा T में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति S से छोटे हैं। केवल 2 व्यक्ति S से छोटे हैं। S से कितने छोटे हैं जी, 2। कुल कितने, 5। तो 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं तो 2 बड़े हैं। T S से छोटा है परंतु R से बड़ा है। T S से तो छोटा है परंतु R से बड़ा है। R से क्या है, बड़ा है। ठीक है, परंतु R से लंबा है। उनमें से जो दूसरा सबसे अधिक लंबा है उसकी ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है। दूसरा जो सबसे अधिक लंबा है उसकी ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है। अब देखिए 2 व्यक्तियों की सीटिंग अभी भी अपनी रहती है P और Q की। क्या कोई लाइन दी गई है, केवल 2 व्यक्ति S से छोटे हैं, T S से छोटा है परंतु R से लंबा है। उनमें से जो दूसरा सबसे अधिक लंबा है उसकी ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है। यहाँ तक ही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अभी तक हमने ये नहीं पता निश्चित भाई P और Q में से सर्वप्रथम सबसे अधिक लंबाई वाला व्यक्ति कौन होगा। ठीक है, प्रश्न देखते हैं, दी गई जानकारी के आधार पर निम्न कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है।
जितनी जानकारी दी गई है उसके आधार पे कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। आर की ऊंचाई निश्चित रूप से 150 सेंटीमीटर है। आर की ऊंचाई निश्चित रूप से 150 सेंटीमीटर है। नहीं जी, अपने इतना अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रीजनिंग का एक बहुत ही मूल सूत्र होता है कि जब तक जितनी बात कही गई है उन्हीं पे अपने अमल करें, हम अपनी तरफ से किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगाएंगे। तो जी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर की ऊंचाई निश्चित रूप से 150 हम नहीं कह सकते। टी एस से छोटा है, टी एस से छोटा है, हाँ ये बात ऊपर भी कही गई है, टी क्या है इससे छोटा है, ये बात अभी तक आपकी सही है। ये ऑप्शन आपका सही निकल के आता है। कोई भी कथन सत्य नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई भी कथन है सत्य नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्यू एस से छोटा है, बिल्कुल गलत बात जी। पी और क्यू बड़े हैं। पी की ऊंचाई संभवतः 153 सेंटीमीटर है। जब अपने को पता है कि जो सेकंड वाला है अगर वही भी पी है, सेकंड वाला भी अगर पी है तो भी उसकी ऊंचाई भी 158 दी गई है। अपने को ये तो नहीं पता पी और क्यू में से सर्वाधिक लंबा कौन है, लेकिन जो सेकंड है वो भी अगर 158 का है तो पी हम 153 सेंटीमीटर का कैसे कह सकते हैं। ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका सही निकल के क्या आएगा, टी एस से छोटा है। दूसरा इसका तीसरा आंसर जो है वह बिल्कुल सही होगा, टी एस से छोटा है। निम्नलिखित में से संभवतः क्यू की ऊंचाई क्या है, निम्नलिखित में से संभवतः क्यू की ऊंचाई क्या है। संभवतः देखिए, अब P और Q दो बचते हैं, दोनों में से हो सकता है कोई भी इस पोजीशन पे आ जाए। संभवतः ऊंचाई देखो जी 158 हो सकती है या इससे अधिक हो सकती है। P और Q में से दोनों के लिए अगर कुछ भी पूछा जाए तो 158 या उससे अधिक हो सकती है। तो Q की ऊंचाई कितनी होगी, क्या कहीं 158 नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। संभवतः 158 हम कह सकते हैं। कितनी हो सकती है, 158, इससे नीचे नहीं हो सकती, इससे ऊपर हो सकती है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 158। कितने व्यक्ति क्यू से छोटे हैं? अब जी वही बात आ गई वापिस से कि निर्धारित तो हमने किया ही नहीं कि पी सबसे लंबा या क्यू सबसे लंबा, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि कितने व्यक्ति क्यू से छोटे हैं। बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, पूर्व अनुमान हम नहीं लगाएंगे जब तक हमें बताया नहीं जाएगा। हम नहीं कहेंगे जी 4 छोटे, हम नहीं कहेंगे जी 3 छोटे, 1 छोटा या 2 छोटे, हम तो यही कहेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी नहीं दिया गया कि P लंबा है या Q सबसे लंबा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 5, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आज की क्लास के लिए आपके इतने ही। आज हमने क्या देखा, रैंकिंग के हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। एक आपका इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है कि किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी पंक्ति के अंदर आपकी पोजीशन क्या है। भाई जब व्यक्ति को किसी क्रम में हम बिठाते हैं तो वो आपसे आगे बैठे हैं, आपके पीछे बैठे हैं, आपके दाएं बैठे हैं या बाएं बैठे हैं। एक आपका इसका ही छोटा सा सब टॉपिक और निकल के आता है जो कि रैंकिंग के अंदर ही हम काउंट करते हैं। वो आपका क्या होता है, पोजीशन इन क्यू, यानी कि पंक्ति के अंदर आपका स्थान क्या है। उसके भी हम कुछ सवाल जो है वो हल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में पोजीशन इन क्यू के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके साथ ही हमारे सृष्टि परिवार के बहुत ही जल्द आपकी दुआओं से हमारा जो टारगेट है, हमारे जो मोनेटाइजेशन है वो कंप्लीट होने वाला है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली क्लासों के लिए आपको सूचनाएं मिलती रहे और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।